हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यहां हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी और इसमें हमने शुरू कर रखा है लेसन नंबर 5 और इस 5वें लेसन का एक वीडियो हो चुका है जिसमें हमने डिफ्यूजन यानी विसरण, झिल्ली की पारगम्यता और इसके अलावा प्रासरण के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में हम इस 5वें पाठ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं जीव द्रव्य कुंचन को। आज का हमारा पहला टॉपिक है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन को आप अंग्रेजी में कह सकते हो प्लाज्मोलाइसिस। नाम यदि आप ध्यान से देखो, हिंदी वाला या अंग्रेजी वाला कोई सा नाम हो, विश्लेषण कीजिए इस नाम का। क्या अर्थ निकलेगा? जीव द्रव्य कुंचन। कुंचन का मतलब होता है संकुचित होना या सिकुड़ जाना। कौन सिकुड़ता है? जीव द्रव्य। क्यों सिकुड़ेगा आप बताइए। मान लीजिए किसी कोशिका का कोई जीव द्रव्य है, जैसे ये कोई सेल है, इसका ये जीव द्रव्य है, ये कब सिकुड़ सकता है? इसमें संकुचन या कुंचन कब हो सकता है? ये प्लाज्मोलाइज्ड कब हो सकता है? जब इसके भीतर उपस्थित जल बाहर निकल जाए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको। जब इसके भीतर उपस्थित जल बाहर निकल जाएगा तो जीव द्रव्य थोड़ा बचेगा और वो एक कोने में इकट्ठा हो जाएगा, जिसको अपने बोलेंगे जीव द्रव्य कुंचन। अब ये जल बाहर क्यों निकलेगा? जल का झिल्ली को पार करके बाहर निकलना क्या कहलाता है? बहिःप्रासरण। याद है आपको, पिछले वीडियो में हमने किया था। जल का कोशिका से बाहर निकलना, प्रासरित होकर बाहर निकलना क्या कहलाएगा? बहिःप्रासरण। और बहिःप्रासरण कब होता है? जब भीतर जल की सांद्रता ज्यादा हो और बाहर जल की सांद्रता यानी विलायक की सांद्रता कम हो। तो जल की आदत है वो अधिक से कम की ओर जाएगा, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो गमन करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कब कुंचित होगा। जीव द्रव्य कुंचन आखिर है क्या? परिभाषा हम बाद में बनाएंगे, पहले आप इसकी प्रक्रिया समझ लीजिए। यदि आपको प्रोसेस समझ में आ गई तो डेफिनेशन बनाना कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। आप बस बेसिक कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि कब होगा। नाम देखिए, जीव द्रव्य कुंचन। यानी कुंचन किसका करवाना है अपने को? जीव द्रव्य का। ये मान लो कोई सेल है, ये इस सेल का केंद्रक हो गया और ये इसका हमने बना दिया जीव द्रव्य। ठीक है, बना दिया जीव द्रव्य। अब इस कोशिका को हम क्या करते हैं? सांद्र विलयन में रख देते हैं। इस कोशिका को ऐसे विलयन में रख देंगे जो कैसा हो? सांद्र हो। यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं सांद्र विलयन। इस कोशिका को, इस सेल को हमने कहां पर रख दिया? एक ऐसे विलयन में रख दिया जो कि कोशिका के जीव द्रव्य की अपेक्षा क्या है? सांद्र। सांद्र कहने का मतलब मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख सकता हूं अति प्रासरी। परीक्षा में केवल सांद्र और तनु लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको वहां पर अति प्रासरी या अल्प प्रासरी शब्द काम में लेने होंगे। हमने इस सेल को किस में रख दिया? कैसे विलयन में रख दिया? अति प्रासरी विलयन में रख दिया। अति प्रासरी विलयन होने का मतलब या सांद्र विलयन होने का मतलब क्या है? इस विलयन में जल की सांद्रता कम, यानी विलायक की सांद्रता यहां पर क्या है? कम, और भीतर जल की सांद्रता क्या है? अधिक। जल यानी विलायक। प्रासरण की परिभाषा तो आपको याद है अच्छे तरीके से। हम प्रासरण में क्या करते हैं? क्या परिभाषा बनाते हैं उसकी? विलायक के अणुओं का, किसका? विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए जाना,
क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। ठीक है, यानी प्रासरण में विलायक के अणु ही गमन करेंगे और वो भी झिल्ली को पार करते हुए। तो कैसे होगा? यहां जल की सांद्रता अधिक है, यानी विलायक की सांद्रता अधिक है, यहां जल की सांद्रता बाहर कम है, तो जल के अणु क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेंगे। जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे, अर्थात कोशिका से झिल्ली को पार करते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? बहिःप्रासरण। इस क्रिया को अपने क्या कहेंगे? बहिःप्रासरण। और चूंकि अब बहिःप्रासरण हो जाता है, यदि किसी कोशिका को हम अति प्रासरी विलयन में रखते हैं तो जल अपनी सांद्रता के अनुसार गमन करते हुए कोशिका से बाहर निकल जाता है, अर्थात बहिःप्रासरण हो जाता है। इतनी बात दिमाग में बैठ गई ना? किसी कोशिका को यदि हम अति प्रासरी विलयन में रखेंगे तो कौन सी घटना घटित होगी? बहिःप्रासरण की घटना घटित होगी। इस बहिःप्रासरण के कारण कोशिका के जीवद्रव्य की मात्रा कम हो जाती है, और जीवद्रव्य की मात्रा कम होने के कारण, या आप ऐसे कह लो कि बहिःप्रासरण के कारण यह जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है। बहिःप्रासरण के कारण यह जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है। हमने एक चीज बनाई नहीं, इसके बाहर ये बना देते हैं अपने कोशिका भित्ति, क्योंकि अपने प्लांट्स में प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अपने, तो यहां पर कौन सी सेल दिखानी है? प्लांट सेल दिखानी है। तो प्लांट सेल दिखानी है, तो ये क्या है? सेल वॉल है। और ये क्या है 2 नंबर पर भीतर की ओर? सेल मेम्ब्रेन। तो बहिःप्रासरण की घटना के कारण कोशिका का जीवद्रव्य थोड़ा रह जाता है, और यदि कोशिका का जीवद्रव्य थोड़ा रहेगा तो आप एक बात और जानते हो कि कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जो है उसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लाज्मा या जीवद्रव्य को घेरे रहती है। इसका काम है जीवद्रव्य को घेरे रहना। अब जीवद्रव्य कम हो गया तो कम होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? यही इसी चित्र में मैं आपको बना के दिखाता हूं। आपको 2 चित्र बनाने पड़ेंगे परीक्षा में जीवद्रव्य संकुचन को दिखाने के लिए। ये तो पहली व्यवस्था। इस व्यवस्था में आप सब कुछ दिखा रहे हो कि हमने कोशिका को किस में रखा है? सांद्र विलयन में रखा है, यानी अति प्रासरी में। अति प्रासरी में रखने के कारण कौन सी घटना हुई? बहिःप्रासरण की घटना घटित हुई। ये सेल वॉल है, बाहर वाली, भीतर वाली सेल मेम्ब्रेन है। सारी चीज आप दिखा दोगे। दूसरा चित्र कैसा बनेगा? अब सेल वॉल तो आप जानते हो मृत होती है। सेल वॉल कैसी होती है? मृत प्रकृति की होती है। तो मृत प्रकृति होने के कारण ये दृढ़ रहेगी, और दृढ़ रहेगी तो इसकी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो जीवित प्रकृति की होती है, जीवद्रव्य को घेरे रहती है। तो जीवद्रव्य सिकुड़ेगा तो उसके साथ साथ कोशिका झिल्ली भी सिकुड़ जाएगी, और उसके बाद की कंडीशन क्या बनेगी? दूसरा चित्र आप कौन सा बनाओगे, यानी बाद की कंडीशन का? इस प्रकार से, क्योंकि जीवद्रव्य थोड़ा रहेगा तो वो सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ेगा तो झिल्ली भी उसके साथ साथ इस प्रकार से सिकुड़ जाएगी। अब ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इस यहां क्या आ चुकी है? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये केंद्रक रहा, सारे कोशिकांग भी इसके अंदर आ जाते हैं। ये जीवद्रव्य रहा। तो बहिःप्रासरण की घटना के कारण क्या हुआ? जीवद्रव्य सिकुड़कर एक कोने में इकट्ठा हो गया। इसी घटना को अपने बोलते हैं जीवद्रव्य कुंचन, यानी प्लाज्मोलाइसिस। प्रक्रिया समझ में आई? नहीं आई तो एक बार वीडियो और रिवाइंड करके देख लीजिए क्या क्या घटना हुई है। अब यदि इसकी परिभाषा बनानी पड़े, प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। अब प्रोसेस आपके दिमाग में आ गई तो इसकी डेफिनेशन बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। कैसे बनेगी इसकी डेफिनेशन? जब हम किसी कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखते हैं तो बहिःप्रासरण की घटना के कारण कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़कर एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। इसी घटना को हम जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। बढ़ गई परिभाषा? कहां रट्टा लगाने की आवश्यकता है आपको?
एक बार दोबारा सुन लो परिभाषा। जब हम किसी कोशिका को, दिख रहा है आपको सब कुछ चित्र के अनुसार बोल रहा हूं मैं, जब हम किसी कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखते हैं तो बहिर्प्रासरण की घटना के कारण इसका जीवद्रव्य सिकुड़कर एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। यही घटना या इसी प्रक्रिया को हम जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। एक दूसरी बात, ये तो परिभाषा हो गई, कंप्लीट है यहां पर। जीवद्रव्य कुंचन के पश्चात अब देखो, ये कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। आपने पिछले वीडियो में देख चुके हो आप इसकी पारगम्यता कैसी है। ये पूर्ण पारगम्य है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पूर्ण पारगम्य होती है, यानी ये ना तो विलय को रोकती है और ना ही विलायक को रोकती है। विलय और विलायक दोनों को आने जाने देती है। अब लेकिन ये इसके भीतर तो खालिस्तान हो गया, दिख रहा है आपको, यहां पर ये खालिस्तान हो गया। अब इस खालिस्तान में कौन आएगा? यह आपको कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में कौन पाया जाता है या कैसा पदार्थ पाया जाता है। तो अब देखो, जब ये सिकुड़कर एक कोने में इकट्ठा हो गया तो यहां पर खालिस्तान हो जाता है। और चूंकि बाहर जो इसके कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है, यानी विलय और विलायक दोनों आ जा सकते हैं। तो क्या होगा, बाहर जो अति प्रासरी विलयन भरा हुआ है वो अति प्रासरी विलयन अब भीतर आ जाएगा और यहां पर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के मध्य भर जाएगा। तो अति प्रासरी विलयन इन दोनों के बीच में उपस्थित होगा। एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कैसा पदार्थ भरा रहता है? बाहर जो गाढ़ा विलयन है, अति प्रासरी विलयन है, वो भर जाता है। कारण आपको पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो कि पारगम्य थी पूर्ण रूप से, उसने रोका नहीं तो ये अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है, इसलिए ये इसको और अंदर नहीं आने देगी, बस यहीं पर पड़ा रहेगा। क्लियर आपके? एक दूसरी बात ध्यान रखना, जीवद्रव्य कुंचन तभी होगा जब हम किसी कोशिका को अति प्रासरी विलयन में लंबे समय तक रखेंगे। क्लियर? तो ये हो गया जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस। क्या इस प्लाज्मोलाइसिस का हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ महत्व है? परीक्षा में आ जाए जीवद्रव्य कुंचन क्या है, इसका महत्व बताइए। तो अब चलते हैं हम जीवद्रव्य कुंचन के महत्व की ओर, या दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है इसकी ओर। पहला महत्व, खरपतवार को नष्ट करने के लिए। खरपतवार, आप जानते हो खरपतवार क्या चीज होती है? खेतों में हमारी फसल के साथ जो अन्य अवांछित पादप उग जाते हैं उनको कहा जाता है खरपतवार, जो हमारी फसल के उत्पादन की क्षमता को काफी घटा देते हैं, वो होती है खरपतवार, ठीक है। अब इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए जीवद्रव्य कुंचन की विधि को काम में लिया जा सकता है, ठीक है। खरपतवार को नष्ट करने हेतु, यानी जो हम स्प्रे वगैरह छिड़कते हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या अपनाती है या बेसिक कार्य उसका क्या है? जीवद्रव्य कुंचन कर देना, ठीक है। तो खरपतवार नष्ट करने के लिए जीवद्रव्य कुंचन की विधि को काम में लिया जा सकता है। दूसरा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, परिरक्षण, संरक्षण अलग चीज होती है, परिरक्षण अलग होता है। परिरक्षण होता है खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। जैसे आप अचार बनाने के लिए तेल में रखते हैं ना, उसको, वही तो है परिरक्षण। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी जीवद्रव्य कुंचन का बड़ा महत्व होता है। क्या, कैसे महत्व होगा? और खाद्य पदार्थों में खास तौर पर यहाँ पर कुछ मछली या मांस के टुकड़ों को
नमक के अंदर जब परिरक्षित किया जाता है तो ये विधि काम में आती है। आपको पूछ लिया जाए कि मांस के टुकड़ों को या मछली को परिरक्षित करने के लिए उसे नमक में क्यों रखा जाता है, क्यों? तो इसके पीछे कारण यह है कि जब कोई बैक्टीरिया जो कि उस मांस को या मछली को नष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है, वो बैक्टीरिया जब उस पर आता है, उस विलयन में आता है, तब क्या होगा? चूंकि बाहर नमक का विलयन है, गाढ़ा विलयन है या नमक ही है मान लो, तो बाहर सांद्र विलयन हो जाएगा और जो बैक्टीरिया है उसके कोशिका का विलयन कैसा रह जाएगा? तनु। तो कुछ ही समय में जैसे ही वो बैक्टीरिया आता है, कुछ ही समय में बहिःप्रासरण के कारण उस बैक्टीरिया की कोशिकाओं का जीवद्रव्य कुंचन हो जाता है और जीवद्रव्य कुंचन के कारण वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो जब हम किसी मांस के टुकड़े को या मछली के टुकड़ों को नमक में रखते हैं तो वहां पर जीवद्रव्य कुंचन के कारण चूंकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारी खाद्य सामग्री परिरक्षित रहती है। इसके अलावा जीवित कोशिका की पहचान, जीवित सेल की पहचान, याद रखें, गांठ बांध लीजिए इस बात की कि जीवद्रव्य कुंचन केवल जीवित कोशिकाओं में ही संभव होता है। मृत कोशिकाएं, निर्जीव कोशिकाएं कभी भी जीवद्रव्य कुंचन नहीं दर्शाती। यानी हम को यदि सिद्ध करना हो कि कोई कोशिका जीवित है या मृत है तो हम जीवद्रव्य कुंचन की विधि को काम में ले सकते हैं। यदि कोशिका जीवित है तो वो जीवद्रव्य कुंचन दर्शाएगी और यदि जीवद्रव्य कुंचन नहीं दर्शा रही है तो वो कोशिका कैसी होगी? मृत या निर्जीव। क्लियर? तो जीवित कोशिका है या मृत है इसकी पहचान करने में जीवद्रव्य कुंचन को हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा सेल वॉल की पारगम्यता को सिद्ध करने हेतु यदि आपको सिद्ध करना हो कि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है तो कौन सी विधि काम में लेंगे? जीवद्रव्य कुंचन। अभी अभी आपने देखा था कि जीवद्रव्य कुंचन के कारण, जीवद्रव्य कुंचन के पश्चात कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में अतिप्रासरी विलयन भर गया था। वो क्यों भरा? किसके कारण से भरा? क्योंकि कोशिका भित्ति थी वो पारगम्य थी, इसलिए उसने रोका नहीं और बाहर जो विलयन था अतिप्रासरी वो अब भीतर प्रविष्ट हो गया। तो यदि कोशिका भित्ति की पारगम्यता को सिद्ध करना हो तो भी हम अपनी कौन सी विधि काम में ले सकते हैं? जीवद्रव्य कुंचन। हमारे सिलेबस के अंदर एक बड़ा ही अच्छा मेथड है जो जीवद्रव्य कुंचन को स्पष्ट करता है। हो सकता है परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि रोहियो डिस्कलर पादप का एग्जाम्पल लेते हुए जीवद्रव्य कुंचन को समझाइए। एग्जाम्पल आपको कौन से पादप का लेना है? रोहियो डिस्कलर की पत्ती से। एग्जाम्पल के रूप में अपने क्या ले रहे हैं? रोहियो डिस्कलर की एक पत्ती ले रहे हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई इसमें ज्यादा आपको हवा बढ़ाने की इसको जरूरत नहीं है। क्या है इसमें? सर्वप्रथम हम रोहियो डिस्कलर प्लांट की पत्ती की अनुप्रस्थ काट लेते हैं। ये जो पत्ती है सबसे पहले हम इसकी क्या काटते हैं? अनुप्रस्थ काट या टीएस प्राप्त करते हैं। और जब इस टीएस का विश्लेषण किया जाता है तो हम पाते हैं कि इसके टीएस इसकी टीएस में जो निचली एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, आप लोग जानते हो कि जब पत्ती की हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो उसमें एक अपर डर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस होती है। 11th क्लास में आपने पत्ती की अनुप्रस्थ काट की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया होगा। तो लोअर एपिडर्मिस थी वहां पर। अब इसके लोअर एपिडर्मिस की कोशिकाओं को यदि देखा जाए तो इसकी कोशिकाएं पूर्ण बैंगनी होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? पूर्ण बैंगनी होती हैं। रोहियो डिस्कलर की पत्ती की टीएस का जब हम अध्ययन करते हैं
तो उसकी लोअर एपिडर्मिस की कोशिकाओं को यदि ध्यान से देखा जाए तो वो कोशिका पूर्ण रूप से कैसी है? बैंगनी। पूर्ण रूप से बैंगनी वो क्यों है? क्योंकि उस कोशिका का जीवद्रव्य बैंगनी है। कोशिका में कलर कैसा है? बैंगनी। वो उसके जीवद्रव्य के कारण है। इसकी लोअर एपिडर्मिस की सेल जो बैंगनी है वो पूर्ण बैंगनी किसके कारण है? इसके जीवद्रव्य के कारण। अब कोशिका पूरी बैंगनी है, इसका मतलब जीवद्रव्य पूरी कोशिका में फैला हुआ है। यह सामान्य बात समझ में आ गई आपके? अब हम क्या करते हैं, इस कोशिका को, जिसका जीवद्रव्य पूरी कोशिका में फैला हुआ है, रंग बैंगनी है, अपने को बैंगनी रंग देखकर यह पता चल रहा है कि इसका जीवद्रव्य कोशिका में पूर्ण रूप से फैला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रख देते हैं। सेम वही मेथड, इस कोशिका को हमने क्या किया? अति प्रासरी विलयन में रख दिया। और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि इसकी कोशिका में बैंगनी रंग सिकुड़कर एक कोने में इकट्ठा हो गया है। और बैंगनी रंग सिकुड़कर कोने में इकट्ठा हुआ है, इसका मतलब जीवद्रव्य सिकुड़कर कोने में इकट्ठा हो गया। अर्थात यहां पर कौन सी घटना घटित हो गई? जीवद्रव्य कुंचन की। जब हम रोहियो डिस्कलर की लोअर एपिडर्मिस की कोशिका जो पहले पूर्ण रूप से बैंगनी थी, अर्थात जीवद्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला हुआ था, उसको जब हम अति प्रासरी विलयन में रखते हैं तो कुछ समय पश्चात उसका जीवद्रव्य एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। अर्थात यहां पर अवश्य ही बहिःप्रासरण हुआ होगा और उस बहिःप्रासरण के कारण जीवद्रव्य का कुंचन हो गया। ठीक, बस इतना ही। जैसा जैसा आपको क्लियर हुआ यहां पर, जैसा जैसा हमने इस प्रयोग में किया है, उस प्रयोग को आप अपने शब्दों में लिख दीजिए और कुछ नहीं करना। यानी रोहियो डिस्कलर नाम ध्यान रखो। फिर हम इसकी पत्ती की टीएस काटेंगे। टीएस में इसकी लोअर एपिडर्मिस को देखेंगे जो कि पूर्ण रूप से बैंगनी होगी, जिसको हम अति प्रासरी विलयन में रखेंगे। और आपको पता है कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखेंगे तो जीवद्रव्य कुंचन होगा। जीवद्रव्य कुंचन का पता कैसे चलेगा आप लोगों को? क्योंकि उसका बैंगनी रंग एक कोने में इकट्ठा हो गया। बैंगनी रंग उसके जीवद्रव्य का घोतक है। क्लियर? तो ये था जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य कुंचन का महत्व और प्रयोग द्वारा जीवद्रव्य कुंचन को स्पष्ट करना। अब हम कुछ विशेष प्रकार के दाब देखने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हम जीवद्रव्य ये दाब देखने से पहले कोशिकाओं के एक छोटा सा टॉपिक और है इसी जीवद्रव्य कुंचन से संबंधित, जीवद्रव्य विकुंचन। जैसे जीवद्रव्य कुंचन था उसके जस्ट विपरीत क्रिया किसकी है? जीवद्रव्य विकुंचन की। यहां पर बस वी लगा दो और इसको हम क्या बोल देंगे? डीप्लाज्मोलाइसिस। जीवद्रव्य विकुंचन यानी डीप्लाज्मोलाइसिस। याद है आपको, जब हम किसी कोशिका को अति प्रासरी यानी गाढ़े विलयन में रखते हैं तब बहिःप्रासरण के कारण जीवद्रव्य कुंचन होता है। इसका उल्टा कर दो, जब हम किसी कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखें, यदि हम कौन सी कोशिका जो जीवद्रव्य कुंचित हो चुकी है, यदि हम किसी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रख दें, तनु विलयन में रख दें, तो चूंकि कोशिका जीवद्रव्य कुंचित अर्थात उसमें जल की बहुत कमी है, विलायक की बहुत कमी है, बाहर विलयन कैसा है? तनु विलयन है अर्थात अल्प प्रासरी, तो क्या होगा? अंतःप्रासरण होगा। और अंतःप्रासरण की घटना के कारण वो कोशिका वापस पूर्व अवस्था में आ जाएगी। यानी यदि जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को हम अल्प प्रासरी विलयन में रखें तो वो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका डीप्लाज्मोलाइज्ड होकर वापस उसी अवस्था में आ जाती है। इसी घटना को अपने बोलते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। बस, और कुछ खास नहीं। मेन है जीवद्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस, ये ज्यादा चांसेस नहीं है पूछे जाने के, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जीवद्रव्य विकुंचन यानी कुंचन का जस्ट उल्टा, कोई भेद नहीं है इसमें। अब अपने देखने जा रहे हैं कोशिका में उपस्थित विभिन्न दाब, विभिन्न प्रकार के दाब यानी प्रेशर। जो विसरण और प्रासरण की घटनाएं होती हैं वो विसरित या प्रासरित होते समय या कोशिका में जो भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है वो कोई ना कोई
दाब उत्पन्न करती हैं। हम कुछ प्रमुख दाबों का यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो अध्ययन किया जाएगा वो हम कर रहे हैं ओपी का। शॉर्ट में ही ध्यान रखना है आपको, परीक्षा में शॉर्ट में आएंगे ये नाम, हो सकता है पूरे भी आ जाए, लेकिन आपको शॉर्ट में कंप्लीट अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए। ओपी का क्या मतलब है, जो भी जो आगे आते रहे उनको ध्यान रखना चाहिए। ओपी का मतलब है ऑस्मेटिक प्रेशर। हो सकता है स्पेलिंग वगैरह गलत हो, उच्चारण गलत नहीं करूंगा, स्पेलिंग है, मेरे को अंग्रेजी में हाथ तंग है थोड़ा मेरा, तो ध्यान रखिएगा। ओपी का मतलब है ऑस्मेटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब। हम किस दाब की चर्चा करेंगे? सबसे पहले प्रासरण दाब की। परीक्षा में प्रश्न आ जाए प्रासरण दाब क्या है, यानी ओपी ऑस्मेटिक प्रेशर या प्रासरण दाब से आप क्या समझते हो? तो प्रासरण दाब को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ओपी। तो सबसे पहले अपने एक प्रोसेस देखते हैं, फिर आपको बताएंगे ओपी है क्या। एक छोटी सी रिएक्शन, छोटी सी अभिक्रिया देखिए, प्रयोग कर रहा हूं छोटा सा। ये कोई पात्र है, इस पात्र में हमने थोड़ा बड़ा चित्र बना रहा हूं, बड़ा चित्र बनेगा, आपको अच्छे से दिखेगा, दिमाग में बैठेगा। ये ले लिया हमने एक बड़ा सारा पात्र, ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से। इसमें ये रही अपनी कोशिका सेल, ये रहा कोशिका का केंद्रक, ये रहा इसके अंदर का जीवद्रव्य। कोशिका अपने कौन सी लेंगे, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए प्लांट सेल लेंगे, तो बाहरी क्या हो जाएगी? कोशिका भित्ति हो जाएगी। नाम आप हमेशा ऊपर लिखोगे सेल वॉल, और ये भीतर वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, पता ही आपको। तो यदि हम किसी कोशिका को अलग प्रासरी विलयन में रख दें, ये बाहर हम विलयन बनाने जा रहे हैं, ये क्या थी? सेल थी। हमने इस सेल को कहां पर रख दिया? अलग प्रासरी विलयन में रख दिया। अलग प्रासरी नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कैसा विलयन है? तनु विलयन है। तनु विलयन है मतलब जल की सांद्रता ज्यादा है। ये तीनों बातें आपको, ये चाबी है इस पूरे पाठ की। यदि आपको ये पता है कि अलग प्रासरी का मतलब होता है तनु, और तनु का मतलब होता है जल की सांद्रता अधिक, तो आप ये समझ लो आपको इस पाठ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अलग प्रासरी विलयन यानी तनु विलयन, और तनु विलयन है इसका मतलब जल की अधिक सांद्रता है। क्लियर? परीक्षा में आपको ये लिखना है ऐसे, ताकि एग्जामिनर को आप छोटी से छोटी बात समझा सको, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अब क्या होगा? कहां गए? रेड पेन भी था अपने पास। अब अलग प्रासरी विलयन है, तो अलग प्रासरी विलयन होने का मतलब क्या है? जल कहां से कहां जाएगा? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। इसका मतलब कौन सी घटना घटित होगी? कौन सी घटना? अंतः प्रासरण होनी चाहिए ना। यदि हम किसी कोशिका को अलग प्रासरी विलयन में रखते हैं तो जल अपनी सांद्रता के अनुसार अंतः प्रासरण करते हुए भीतर की ओर आने का प्रयास करता है। करेगा जल अंदर की ओर आने का प्रयास। इस अंतः प्रासरण को रोकने के लिए जितने बल की या जितने दाब की आवश्यकता होगी, वो दाब ही क्या कहलाएगा, या वो दाब किसके बराबर होगा? प्रासरण दाब के बराबर होगा। बस इसे ये अपने कहते हैं प्रासरण दाब। दोबारा सुन लो, यदि हम किसी कोशिका को अलग प्रासरी विलयन में रखें तो जल अपनी सांद्रता के अनुसार अंतः प्रासरण करने की कोशिश करता है। इस अंतः प्रासरण को रोकने के लिए
जितने दाब की आवश्यकता होती है उस दाब को बोलेंगे अपने ऑस्मेटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब। क्लियर? यानी प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता है। अब क्यों रोकेंगे ये मैटर नहीं है, यहां पर आपको ये समझना है दाब कितना, दाब प्रासरण दाब क्या है। तो प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। क्लियर? अब एक बात और समझिए, प्रासरण दाब की परिभाषा क्लियर हो जानी चाहिए। यहां पर यह चित्र बनेगा, ठीक है? दोबारा सुन लो। जब हम किसी कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखते हैं तो जल अपनी सांद्रता के अनुसार अंतःप्रासरण करने की कोशिश करता है। इस अंतःप्रासरण या आप सीधे कह दो इस प्रासरण को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है उसे अपने बोलते हैं प्रासरण दाब यानी ओपी। अब मैं यहां पर एक बात आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर यदि विलय और मिला दिए जाएं इस कोशिका के विलयन में, कोशिका का भी तो अपना विलयन है, इस विलयन में यदि और ज्यादा यहां जल की सांद्रता अधिक है, ये ध्यान रखना आप, H2O अधिक सांद्र है, विलयन सांद्र नहीं, विलयन तो कैसा है? तनु है, लेकिन जल की सांद्रता क्या है? अधिक है। यहां पर मैं विलय और मिला दूं, कोशिका में विलय और मिला दिए जाएं तो कोशिका का विलयन और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, कोशिका का विलयन और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और कोशिका का विलयन जितना ज्यादा गाढ़ा होगा या इसमें जितने ज्यादा विलय होंगे जल उतना ही ज्यादा अंदर आने की कोशिश करेगा। समझने का प्रयास कीजिए। यदि मैं इस कोशिका में और ज्यादा विलय मिला दूं, कोई पदार्थ मिला दूं इसके अंदर, तो जल की सांद्रता और ज्यादा कम हो जाएगी। इसमें पहले से भी कम थी, पहले भी कम थी, लेकिन मैंने विलय और मिला दिया तो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो जल की सांद्रता और ज्यादा कम होगी यानी विलयन और ज्यादा गाढ़ा होगा तो अंतःप्रासरण और ज्यादा तेजी गति से होने का प्रयास करेगा, और अंतःप्रासरण और ज्यादा तेजी गति से होने का प्रयास करेगा तो इसको रोकने के लिए बल भी और ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? यानी ऑस्मेटिक प्रेशर और ज्यादा होगा। तो ऑस्मेटिक प्रेशर विलयन में विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा विलय मिलाओगे या जितना ज्यादा विलय होगा यहां का, उतना ज्यादा प्रासरण होने की कोशिश करेगा और उसको रोकने के लिए दाब भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी यदि मैं यहां पर यह लिख दूं कि ओपी समानुपाती विलय, तो सही होगा हमारा। ओपी किसके समानुपाती है? विलय के, यानी कणों की मात्रा के बराबर है। जितना विलयन ज्यादा गाढ़ा होगा, जितना विलय के कणों की मात्रा होगी, मैं विलय की मात्रा बोल रहा हूं, जितना ज्यादा विलय की मात्रा होगी, जितना ज्यादा विलयन गाढ़ा होगा, प्रासरण उतना ही होने का प्रयास करेगा, जल उतना ही ज्यादा अंदर आने का प्रयास करेगा। तो रोकने के लिए आपको दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे विलय मिलाते जाते हैं प्रासरण दाब बढ़ता चला जाता है। एक बात बताओ, इसका विलयन गाढ़ा है, बाहर बिल्कुल शुद्ध जल है, पानी पानी है, तो जल अंदर आने का प्रयास करेगा। वो कितना अंदर आने का प्रयास करेगा? जितना ज्यादा विलयन गाढ़ा होगा उतना ही ज्यादा वो अंदर आने का प्रयास करेगा। तो उसको रोकने के लिए बल भी आपको उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब मैं यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप बताइएगा किस में ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा है, किस में ऑस्मेटिक प्रेशर है, सोचकर बताइएगा। एक सफेद सेल है, सफेद का मतलब होता है फूली हुई। एक सेल कैसी है? सफेद सेल है, जिसको हम ए बोल देते हैं। दूसरी सलत सेल है, सलत का मतलब है पिचकी हुई। तीसरी है जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, जीवद्रव्य
कुंचित सेल, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। आपको ऐसे 3 सेल दे दी जाए और कहा जाए किसका ओपी ज्यादा है किसका ओपी कम, तो आपको मैंने इतना बताया है कि ओपी समानुपाती विलेय, जितने ज्यादा किसी कोशिका या विलेन में विलेय होंगे विलेन उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा, और विलेन जितना ज्यादा गाढ़ा होगा जल उसके अंदर आने का प्रयास उतना ही ज्यादा करेगा, तो उसको रोकने के लिए ओपी भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी यदि गांठ बांध लो किसी कोशिका का विलेन गाढ़ा है, यानी उसको जल की ज्यादा आवश्यकता है, तो प्रासरण दाब भी उसका क्या होगा, ज्यादा। प्रासरण दाब तो पता है ना, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितने बल की आवश्यकता होगी उसको क्या कहेंगे, प्रासरण दाब। यह सफेद सेल है। सफेद सेल का मतलब फूली हुई कब होगी कोई कोशिका, जब उसके अंदर जल भरा होगा, जल ज्यादा होगा, और जल ज्यादा होगा तो विलेय अपने आप कम हो गए ना, यानी तनु विलीन हो गया, तो इसको जल की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर तो पहले से जल भरा हुआ है, पहले से फूली हुई है, कोशिका को फाड़ना थोड़ी अपने को, तो पहले से जल ज्यादा है तो जल की आवश्यकता नहीं, जल की आवश्यकता नहीं तो जल अंदर आएगा नहीं, तो रोकना क्या है, रोकने का प्रयास ही नहीं करना, तो इसका ओपी निम्न होगा, वो भी अत्यधिक निम्न होगा। इसका ओपी क्या होगा, निम्न। इसको यदि देखें सलत सेल, सलत यानी पिचकी हुई सी है, ज्यादा इसमें न तो ज्यादा जल है न बहुत कम है, ठीक ठाक सा है, तो जल इसमें इसकी बजाय तो ज्यादा आने का प्रयास करेगा ना, तो इसमें रोकने के लिए बल थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, इसमें प्राशन हो रहा है तो लगाना पड़ेगा, तो इसका ओपी इसकी बजाय ज्यादा होता है। यह तो जीवद्रव्य कुंचित है, जीवद्रव्य कुंचित मतलब नॉर्मल से भी इसमें जल कम है, बहुत कम मात्रा जल की है, तो यदि हम इस कोशिका को जल में डाल देंगे तो जल अंदर आने का ज्यादा प्रयास करेगा ना, तो उसको रोकने के लिए बल भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी इसका ओपी सर्वाधिक होगा। उच्चतम ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ में आई बात। यदि 3 सेल है तो ओपी में इस प्रकार से होगा, क्लियर है। अब मैं तीनों कोशिकाओं को टच में रख दूं एक दूसरे के, जैसे मान लो मैंने ऐसे रख दिया, ये ए कोशिका है ये वाली, ये दूसरी कोशिका है बी वाली, ये तीसरी कोशिका है सी वाली। जल किधर से किधर जाएगा आप बता दीजिए। सबसे ज्यादा जल इसमें है ना, जल तो ज्यादा से कम की ओर जाएगा, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। प्राशन की परिभाषा आपको पता है, ऐसे गया जल, ये देख लीजिए इस प्रकार से गया ना, अब कैसे जाएगा, इस प्रकार से, यानी ए से बी में, बी से सी में। ये कोई रट्टा नहीं लगाना, ए से बी में, बी से सी में, बी से सी में, ऐसे नहीं रट्टा लगाना। ये तो आपको पता है कि ये फूली हुई है, ये सलत है, ये पिचकी हुई है। सबसे ज्यादा जल इसमें, फिर इसमें कम है, सबसे कम जल किसमें, इसमें, तो जल अधिक से कम की ओर जाएगा, तो ए से बी, बी से सी, ये ही है एबीसी। तो सफेद से जल किसमें जाएगा, सलत में, सलत से जल किसमें जाएगा, जीवद्रव्य कुंचित सेल में जल का गमन होगा। जल कहां से कहां जाएगा, सफेद से सलत में, सलत से जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में। अब ओपी के अनुसार यदि जल का निर्धारण करना हो, एक बार बताओ मेरे को, इसका ओपी कैसा है, निम्न है, इसका ओपी इससे ज्यादा है, और इससे ज्यादा ओपी किसका, इसका। तो आपको क्या लग रहा है, जल किधर से किधर जा रहा है, निम्न ओपी से उच्च ओपी की ओर। जल कैसे गमन कर रहा है, निम्न ओपी से उच्च ओपी की ओर गमन कर रहा है। तो जल का गमन किधर से किधर होगा, निम्न ओपी से उच्च ओपी की ओर। रट्टा नहीं लगाना, बेसिक कंसेप्ट दिमाग में बैठाने हैं, सोचना है निम्न ओपी कब होगा, उच्च ओपी कब होगा, वरना तो परीक्षा में भूल जाओगे, निम्न से उच्च में, उच्च से निम्न में था, कैसे था। इसमें तो चलो रट्टा लगा लोगे, कोई ट्रिक बना लोगे, और ट्रिक भूलकर दिमाग में याद रख लो, हमेशा जिंदगी में गांठ बांध लो, ट्रिक के बेस पर कभी सफलता हासिल नहीं होगी। कुछ बच्चे पूछते हैं सर इसकी ट्रिक, कठिन चीज आते ही हम ट्रिक की ओर भागते हैं, कोई ट्रिक नहीं है। कठिन चीज यदि लग रही है
उसका बेसिक समझो। आप बेसिक समझ में आ गया, यही ट्रिक है, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दो, आपको ट्रिक लगानी नहीं। चीज जितनी ज्यादा कठिन होगी याद रखना उसको उतना ही आसान होता है, और लंबे समय तक। हाँ, कठिन चीज याद देरी से होती है, लेकिन उसको भूला भी देरी से जाता है, याद भी आपको लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, इसलिए नो ट्रिक, ओनली बेसिक कंसेप्ट आपको याद करने हैं, समझना है। तो आप समझो निम्न ओपी कब होगा, उच्च ओपी कब होगा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा जल किधर से किधर जाएगा। सफित कब होगी, सलत कब होगी, इनके नाम दिमाग में बैठा लो, सोचो ये क्या है, अपने आप आने लगेगा। आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोबारा परीक्षा में पढ़ने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं सरसरी तौर पर सबसे पहले परिभाषा। यदि किसी कोशिका को हम अल्पप्रासरी विलयन में रखते हैं, यानी तनु विलयन में, तो जल अपनी सांद्रता के अनुसार भीतर आने की, यानी अंतःप्रासरण करने की कोशिश करेगा, और इस प्रासरण को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होगी वही दाब क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। और कोशिका में जितने ज्यादा विलय मिलाओगे आप, प्रासरण उतना ही ज्यादा होने का प्रयास करेगा, जल उतना ही अंदर आने का प्रयास करेगा, तो उसको रोकने के लिए आपको बल भी, दाब भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। यानी कोशिका में जितने ज्यादा विलय होंगे, कोशिका का विलयन जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, जितनी उसमें जल की कमी होगी, प्रासरण दाब उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, यानी किसी कोशिका का प्रासरण दाब ज्यादा है, इसका मतलब जल की उसमें कमी है, तो जल किधर से किधर जाएगा, निम्न ओपी से उच्च ओपी की ओर। निम्न ओपी कब होगा, निम्न ओपी का मतलब है दाब कम लगाना पड़ रहा है। दाब कब कम लगाना पड़ेगा, जब जल अंदर आने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा है तो दाब कम लगाना पड़ेगा, और यदि वो अंदर आने का प्रयास ही कम कर रहा है तो दाब कम लगाया, तो निम्न ओपी। और यदि उच्च ओपी है, उच्च ओपी कब होगा, जब जल अंदर आने की ज्यादा कोशिश करता है तो दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जल अंदर आने की कब कोशिश ज्यादा करेगा, जब जल की मात्रा कोशिका में कम होगी। तो उलट पुलट के हर तरीके से आपको पता होना चाहिए निम्न ओपी क्या है, उच्च ओपी क्या है। कैसे भी आपको परीक्षा में घुमा फिरा कर कैसे भी 1 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, 4 नंबर में, अगले की मर्जी है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ अपना पहला दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जल किधर से किधर गमन करेगा ये भी आपने आपको मैंने बता दिया है। अब हम दूसरा दाब शुरू करने जा रहे हैं, सफित दाब। दूसरा दाब कौन सा है, सफित दाब। सफेद दाब को अंग्रेजी में बोलते हैं टीपी, यानी ट्रिगर प्रेशर। सफेद कोशिका को अंग्रेजी में कहा जाता है टर्जिड सेल। टर्जिड सेल का मतलब है सफेद सेल, फूली हुई कोशिका, यानी टर्जिड यानी सफेद, और ट्रिगर प्रेशर यानी सफेद दाब। देखते हैं सफेद दाब कब लगेगा, क्या होगा, समझने का प्रयास करते हैं। ये सेल है, ये बाहर कोई पात्र है, पात्र में यहां पर कोई विलयन भरा हुआ है। अब आपको यह भी रट्टा नहीं लगाना कि मैं बाहर अल्पप्रासरी लूं कि अतिप्रासरी लूं, अल्पप्रासरी था कि अल्पप्रासरी था, चक्कर में पड़ गए। आप सोचो आपको करना क्या है, आपको कोशिका सफेद करनी है, कोशिका फुलानी है। कोशिका कब फूलेगी, जब जल अंदर आएगा। कोशिका कब फूलेगी, जब जल अंदर आएगा। जल अंदर कब आएगा, जब बाहर जल की सांद्रता H2O की सांद्रता क्या हो, उच्च हो, विलायक की सांद्रता बाहर उच्च हो, यानी विलयन कैसा है, अल्प प्रासरी, और भीतर जल की सांद्रता क्या हो, कम हो, जल की मात्रा कम है भीतर, तो जल भीतर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो आपको कहां याद कर रखने की आवश्यकता है कि अल्पप्रासरी लूं कि अतिप्रासरी लूं।
बस आप इतना ध्यान रखो हमें करना क्या है। हमें कोशिका फुलानी थी तो जल का अंतःप्रासरण करना पड़ेगा, कोशिका फूल जाएगी। अब जब कोई कोशिका फूलती है, जब कोई कोशिका फूलती है तो इसके बाहर की ओर ये क्या होगी, इसके बाहर की ओर सेल वाल होगी, ये सेल वाल, ये भीतर की ओर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। जब कोई कोशिका फूलेगी तो झिल्ली पर दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बाहर की ओर। जैसे आप गुब्बारा फुलाते हो तो बाहर की ओर दाब लगता है ना, अब केंद्रीय बल लगता है ना। तो जब कोई कोशिका सफित अवस्था में होती है तो इसकी झिल्ली कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर दाब डालती है। जब कोई कोशिका सफित अवस्था में होती है तो इसकी झिल्ली यानी जीवद्रव्य युक्त झिल्ली किधर की ओर दाब डालेगी, बाहर की ओर दबाव डालेगी भित्ति पर। अब मैं हूं, मेरे अंदर हवा भर दो आप, मैं फूलूंगा तो किधर की ओर दाब लगेगा, बाहर की ओर दाब लगेगा ना। हालांकि मैं फूलूंगा नहीं, मेरे को पता है, आज तक तो फूला नहीं, कभी भी नहीं फूलूंगा मैं। तो यदि कोई कोशिका सफित अवस्था में है, अंदर जल ज्यादा भर चुका है, वो कोशिका फूल चुकी है, तो दाब किस ओर लगेगा, बाहर की ओर। और यही बाहर की ओर लगने वाला दाब ही क्या है, सफित दाब है। तो मैं आपको परिभाषा यदि इसकी बना कर दूं, ये तो आप प्रोसेस समझ गए होंगे क्या हुआ। परिभाषा यदि इसकी बनानी पड़े, जब हम किसी कोशिका को अलपराश्री विलयन में रखते हैं तो अंतःप्रासरण के कारण वो कोशिका सफित अवस्था में आ जाती है। इस सफित अवस्था में या फूली हुई अवस्था में कोशिका की झिल्ली द्वारा, कोशिका की झिल्ली व जीवद्रव्य के द्वारा कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर एक दाब लगता है, जिसे सफित दाब या ट्रिगर प्रेशर कहा जाता है। क्लियर, बस यही है सफित दाब या ट्रिगर प्रेशर। और जो किस अवस्था में लगेगा, सफित अवस्था में लगेगा। कब लगेगा, जब कोशिका फूली हुई होगी। और फूलेगी कब कोशिका, जब अलपरासरण करेगी। एक बार दोबारा सुन लो परिभाषा, जब किसी कोशिका को अलपराश्री विलयन में रखा जाता है तो अंतःप्रासरण के कारण वो फूल जाती है। इस फूली हुई अर्थात सफित अवस्था में जीवद्रव्य व कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर की ओर कोशिका भित्ति पर दाब डाला जाता है, जिसे बाहर की ओर लगने वाले इस दाब को हम ट्रिगर प्रेशर या सफित दाब कहते हैं। अब देखते हैं अपने एक और प्रेशर, तीसरा प्रेशर हम शुरू करने जा रहे हैं, वाल प्रेशर यानी भित्ति दाब। वाल प्रेशर या भित्ति दाब, ये क्या होता है। अब यहीं पर हमने जो समझा था ट्रिगर प्रेशर, ठीक उसी की तरह है। ये कोई कोशिका है, ये इसकी झिल्ली है भीतर की ओर। जब कोई कोशिका सफित अवस्था में होती है, कोशिका किस अवस्था में है, सफित अवस्था में, ये सफित सेल है, फूली हुई सेल है। तो फूली हुई अवस्था में कोशिका अपनी सफित अवस्था में भित्ति पर किधर की ओर दाब डालती है, बाहर की ओर। भित्ति पर कैसा बल लगता है, अब केंद्रीय बल लगता है। ये बाहर की ओर दाब लग रहा है सफित अवस्था में। इस दाब को हमने अभी अभी क्या कहा था, ट्रिगर प्रेशर या सफित दाब कहा था। अब इस दाब के ठीक विपरीत दिशा में, इस दाब के ठीक विपरीत दिशा में भित्ति के द्वारा भी भीतर की ओर दाब लगाया जाता है, इस प्रकार से। ये तो न्यूटन लॉ हो गया, जानते हो आप न्यूटन लॉ, क्रिया की प्रतिक्रिया। क्रिया क्या है, सफित अवस्था में कोशिका झिल्ली क्या कर रही है, कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर दाब डाल रही है, तो उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, ठीक उतना ही दाब
विपरीत दिशा में कोशिका भित्ति द्वारा लगाया जा रहा है, जिसको अपने क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर किधर की ओर लग रहा है, भीतर की ओर लग रहा है ना, यानी अभिकेंद्रीय लग रहा है, और सफेद दाब बाहर की ओर लग रहा है। तो जब कोई कोशिका सफेद अवस्था में भित्ति पर बाहर की ओर सफेद दाब लगाती है, तो कोशिका भित्ति द्वारा ठीक उतनी ही मात्रा में, यानी ट्रिगर प्रेशर के बराबर भीतर की ओर दाब लगाया जाता है। उस दाब को हम भित्ति द्वारा लगाए जाने वाले इस दाब को हम क्या कहते हैं, भित्ति दाब यानी वॉल प्रेशर बोलते हैं। आप खुद यदि किसी दीवार पर धक्का लगाते हो तो दीवार भी आप पर विपरीत दिशा में दाब लगाएगी कि नहीं लगाएगी, विपरीत दिशा में धक्का लगाएगी कि नहीं लगाएगी, लगाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर कितना होगा, जितना ट्रिगर प्रेशर होगा, जितना झिल्ली इस पर दबाव लगाएगी उतना भित्ति भी इस पर दबाव लगाएगी। इधर से झिल्ली का दबाव, इधर से भित्ति का, ठीक है। तो झिल्ली जितना ट्रिगर प्रेशर उत्पन्न करेगी, भित्ति उतना ही वॉल प्रेशर उत्पन्न करेगी। तो हम कह सकते हैं टीपी बराबर डब्ल्यूपी कह सकते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस। तो वॉल प्रेशर आप हमेशा किस में लोगे, माइनस में, और ट्रिगर प्रेशर आप किस में लोगे, प्लस में। ट्रिगर प्रेशर तो बाहर क्यों लग रहा है इसलिए प्लस, वॉल प्रेशर विपरीत दिशा में लगा है। विपरीत दिशा में कौन लगा है, वॉल प्रेशर, इसलिए विपरीत दिशा को दर्शाने के लिए यहां पर हम किसको काम में ले रहे हैं, माइनस को। तो टीपी बराबर डब्ल्यूपी, लेकिन माइनस का चिन्ह है। क्लियर। तो ये था वॉल प्रेशर। अब हम आगे एक चौथा प्रेशर देखने जा रहे हैं, विसरण दाब। चौथा प्रेशर कौन सा होगा, विसरण दाब। आपको मैंने जब विसरण की क्रिया समझाई थी तो विसरण दाब भी आपको बताया था पिछले वीडियो में। विसरण दाब होता क्या है, एक तो ये पेन बार बार गिर रहे हैं। विसरण दाब होता क्या है, विलायक के अणुओं द्वारा माध्यम में गमन करते समय जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसको कहते हैं विसरण। बस सिंपल सी परिभाषा है, ज्यादा कोई रट्टा नहीं लगाना। विलायक के कणों या अणुओं द्वारा, विलायक के अणुओं द्वारा गमन करते समय माध्यम पर जितना दाब लगाया जाता है उसे विसरण दाब कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, डीपी। वो डीपी नहीं जो आप लगाते हो, कहीं डीपी समझ उल्टा समझ जाओ। डीपी का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर। ये डिफ्यूजन प्रेशर है क्या, विलायक के अणुओं का विसरित होते समय माध्यम पर जितना दाब लगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण दाब। जैसे मैं मान लो विलायक हूं, आप विलायक हो, आप गमन कर रहे हो, तो आप गमन करते समय धरती पर दाब लगाते हो कि नहीं लगाते, जमीन को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास करते हो कि नहीं करते, धरती धकेल बनते हो कि नहीं बनते। तो आप क्या कर रहे हो, दाब लगा रहे हो, वो दाब आपका क्या है, विसरण दाब है। तो आप सिंपल से परिभाषा बना देना, बस परिभाषा ध्यान रखनी है आपको विसरण दाब की। विलायक के अणुओं का विसरित होते समय माध्यम पर जितना दाब उत्पन्न किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण दाब। नेक्स्ट अपने एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि बात की जाए तो वो हम देख रहे हैं विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, शॉर्ट में इसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफिसिट, डिफिसिट का मतलब होता है कमी।
डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, यानी शॉर्ट में बोले तो डीपीडी। डीपीडी, ये डीपीडी है क्या? यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। अब यदि अपने को समझना हो डीपीडी को कि विसरण दाब न्यूनता होती क्या है, नाम देखो विसरण दाब। पता है आपको विसरण दाब क्या होता है? विलायक के अणु माध्यम में गमन करते समय जितना दाब उत्पन्न करेंगे वो विसरण दाब है। उसमें क्या हो रही है? कमी। तो आपको इतना पता चल गया कि विलायक के अणु गमन करते समय जो दाब उत्पन्न करेंगे उसे विसरण दाब बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, यदि विलायक शुद्ध हैं, यदि विलायक क्या है? शुद्ध हैं, तो उसकी डीपीडी हमेशा क्या होगी? आप बताइए, सॉरी, उसका विसरण दाब हमेशा क्या होगा? उच्च होगा। विलायक यदि शुद्ध हैं तो विसरण दाब क्या होगा? विसरण दाब यानी उसकी डीपी क्या होगी? उच्चतम होगी। शुद्ध विलायक का विसरण दाब सदैव क्या होगा? उच्च। मान लो बिल्कुल आसुत जल है, 100% जल है, 100% विलायक है, तो सर्वाधिक विसरण दाब होगा, उच्चतम विसरण दाब होगा। यदि मैं इस विलायक में यदि कुछ विलय मिला दूं, विलय मिलाऊंगा तो विलायक की सांद्रता घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? और विलायक की सांद्रता घटेगी तो विसरण दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। शुद्ध विलायक का विसरण दाब उच्चतम है, यानी जल यदि 100% है तो विसरण दाब यानी डीपी क्या होगी? उच्चतम होगी। यदि मैं इसमें कुछ विलय मिला दूं, कुछ मिलावट कर दूं इसमें, तो विलायक की सांद्रता घट जाएगी, और विलायक की यदि सांद्रता कम होगी तो विसरण दाब में भी क्या आएगी? कमी। और उस विसरण दाब में कमी या न्यूनता कोई अपने क्या बोलेंगे? डीपीडी। तो परिभाषा यदि इसकी बनानी पड़े, आपको बेसिक नाम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए डीपीडी क्या होगी। नाम देखते ही परिभाषा, या रट्टा नहीं लगाना, नाम देखते ही नाम को समझकर आप इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करो। लेकिन उसके लिए चाबी क्या है? कंसेप्ट क्या है? आपको पता होना चाहिए। यदि शुद्ध विलायक है, 100% विलायक है, तो उसका विसरण दाब उच्चतम होता है। शुद्ध विलायक में जितने विलेय पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो विलेय पदार्थ मिलाने पर जितनी विसरण दाब में कमी आती है उसको हम बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता, यानी डीपीडी। एक बार फिर से सुन लो, किसी विलायक में विलय मिलाने पर उसके विसरण दाब में जितनी कमी आती है उस कमी को अपने बोलते हैं डीपीडी। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि डीपीडी से फर्क क्या पड़ता है। मैं जितने ज्यादा विलय मिलाऊंगा डीपीडी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? जितने ज्यादा विलय मिलाऊंगा उतनी ज्यादा डीपीडी बढ़ती चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? इसका एक दूसरा मतलब भी निकलता है, जितने ज्यादा विलय मिलाता जाऊंगा विलयन उतना ज्यादा गाढ़ा या सांद्र होता चला जाएगा ना। यानी जितने ज्यादा विलय मिलाऊंगा उतना ज्यादा विलयन गाढ़ा होता चला जाएगा, अर्थात डीपीडी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो आपको यह समझ में आ गया, विलयन जितना ज्यादा गाढ़ा होगा मतलब विलय जितने ज्यादा मिले होंगे डीपीडी उतनी ही ज्यादा होगी। अर्थात यदि इसका सारांश यदि देखा जाए, मैं आपको एक तनु विलयन दे दूं और एक सांद्र विलयन दे दूं, ये विलयन है तनु और सांद्र। यदि मैं विलयन दे दूं आपको, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन, तनु विलयन का मतलब क्या है? इसमें H2O ज्यादा है, ठीक है। सांद्र विलयन का मतलब क्या है? इसमें H2O कम है। समझ में आई बात? विलयन तनु है इसका मतलब जल ज्यादा है, विलयन सांद्र इसका मतलब जल इसमें क्या है? कम। इसमें विलय हमने ज्यादा मिलाए हैं। सांद्र कब हुआ ये? जब हमने इसमें विलय ज्यादा मिलाए। विलय ज्यादा किसमें है? इसमें। तो डीपीडी किसकी ज्यादा होगी? जितने ज्यादा विलय मिलाए जाते हैं विसरण दाब में इतनी कमी आती है।
और जितनी ज़्यादा कमी आती है उतनी ज़्यादा डीपीडी बढ़ती चली जाती है। तो डीपीडी उच्च किसकी होगी? सांद्र विलयन। तनु विलयन की डीपीडी क्या होगी? निम्न होगी। जल किधर से किधर जाएगा? यहां तनु विलयन दिख रहा है, यहां सांद्र विलयन दिख रहा है, यहां जल की मात्रा ज्यादा है, यहां जल की मात्रा कम है। तो आपको पता है जल अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है, अर्थात निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी, निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी। आप इतनी बात समझ लो, डीपीडी को जल की मांग बोलते हैं। याद रख लोगे लाइन? आप ट्रिक बोलते हो, ये लो ट्रिक दे दी आपको फोकट में। क्या बात समझ में आई? जितना डीपीडी को हम जल की मांग बोल सकते हैं। डीपीडी का पर्याय या दूसरा नाम, उपनाम आप क्या लिख सकते हो? जल की मांग। यदि कोई कोशिका का विलयन गाढ़ा है, अति पराश्रयी विलयन है, तो जाहिर सी बात है उसकी जल की मांग ज्यादा है। जल की मांग ज्यादा है मतलब डीपीडी उच्च है। यहां डीपीडी निम्न है, डीपीडी निम्न होने का मतलब जल की मांग कम है। जल की मांग कब होगी? कब होगी? जब उसमें जल ज्यादा होगा। कोई दो कोशिका है, एक ये कोशिका है नंबर ए, एक ये कोशिका है नंबर बी। इसमें जल की मांग कम है। जल की मांग क्या है इसकी? कम। मांग कम कब होगी? जब जल ज्यादा होगा। तो H2O क्या है? उच्च है। H2O उच्च है मतलब विलयन क्या है? तनु। तनु विलयन को अपने क्या बोल सकते हैं? अल्प पराश्रयी बोल सकते हैं। जल की मांग कम है तो जल ज्यादा है, जल ज्यादा है तो विलयन तनु है, तनु है मतलब अल्प पराश्रयी है। ये बहुत सारे शब्द हैं और इन शब्दों के जो मतलब है वो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। चाहे कोई से भी नाम से कैसे भी पूछ लें, उलट पुलट के आपको बिल्कुल करेक्ट समझना है। जल ज्यादा है मतलब डीपीडी यानी विसरण दाब इसका उच्च होगा। विसरण दाब में कमी बहुत कम है इसमें। डीपीडी जिसको जल की मांग बोलते हैं वो इसकी क्या होगी? कम होगी। तो सारी चीजें ज्यादा किधर होंगी? इधर मांग भी ज्यादा होगी। मांग ज्यादा होगी इसका मतलब ये विलयन कैसा होगा? सांद्र होगा। सांद्र होगा मतलब अति पराश्रयी होगा। अति पराश्रयी होगा मतलब जल क्या होगा? कम होगा। और जल कम है तो मांग ज्यादा। मांग ज्यादा यानी डीपीडी उच्च। इसमें जल ज्यादा है, इसमें जल कम है, तो जल किधर से किधर जाएगा? निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी। तो आपको पता चल गया डीपीडी की परिभाषा, विसरण दाब न्यूनता की परिभाषा क्या होगी? विलायक में विलय मिलाने पर उसके विसरण दाब में जितनी कमी आती है उसको विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी कहा जाता है। ठीक है, डीपीडी कम है इसका मतलब जल ज्यादा, डीपीडी ज्यादा इसका मतलब जल की उसमें कमी है। जल किधर से किधर जाएगा? निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी। आप सुनते रहोगे कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक कॉपी पेन लेकर उसमें खुद सोचकर करने का प्रयास कीजिए, तब चीजें क्लियर होंगी। सुनते रहने से चीजें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, हमारे पास 3 टाइप की सेल है। हमारे पास 3 टाइप की सेल है। एक सेल है सफिक्स सेल, दूसरी सेल है शलक सेल, तीसरी सेल है जीवद्रव्य कुंचित सेल। मैं विसरण दाब न्यूनता का एक सूत्र यदि स्थापित करने का प्रयास करूं तो विसरण दाब न्यूनता का सूत्र हो जाएगा डीपीडी बराबर ओपी। पहले इसको समझ लो, डीपीडी बराबर ओपी को समझो। किसी कोशिका की डीपीडी ज्यादा है, डीपीडी ज्यादा है इसका मतलब क्या है?
उसमें जल की कमी है, उसका विलयन सांद्र है। विलयन सांद्र है तो जल अंदर आने का ज्यादा प्रयास करेगा, अंदर आने का ज्यादा प्रयास करेगा तो रोकने के लिए दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब डीपीटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, ओपी। डीपीटी जल की मांग है, जितनी ज्यादा जल की मांग होगी जल उतना ज्यादा अंदर आने का प्रयास करेगा, और जल जितना ज्यादा अंदर आने का प्रयास करेगा रोकने के लिए दाब भी तो उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओपी क्या है, प्राशन की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब। तो डीपीटी बराबर क्या होती है, ओपी। ठीक है, एक बात सोचो, ये कोशिका है, इस पर ओपी किधर लगाना पड़ता है, बाहर की ओर। ओपी कहां की ओर लगाना पड़ता है, बाहर की ओर। रोकने के लिए दाब बाहर की ओर लगाना पड़ेगा ना। जल कह रहा है कि मैं भीतर आऊंगा, जल क्या कह रहा है, मैं भीतर आऊंगा, तो रोकने के लिए दाब कहां लगाना पड़ेगा, बाहर की ओर। तो ये ओपी लग रहा है, लग रहा है ना। ट्रिगर प्रेशर जो कि इसका भाई है, फूली हुई कोशिका में आमतौर पर लगता है ट्रिगर प्रेशर, सफेद दाब। वो सफेद दाब भी किधर लगता है, बाहर की ओर। ये एक भाई ओपी जल को अंदर आने के लिए रोक रहा था, अभी अंदर नहीं आने दूंगा। ट्रिगर प्रेशर भी तो बाहर की ओर लग रहा है, उसी दिशा में लग रहा है। तो इसने ओपी का सहयोग किया ना, ओपी का सहयोग किया मतलब ओपी को थोड़ा कम करने का प्रयास किया। ओपी को जितना जोर आ रहा था रोकने में, उसको थोड़ा कम करने का प्रयास किया है, इसलिए ओपी माइनस टीपी। ट्रिगर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, ट्रिगर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, सफेद दाब जितना ज्यादा होगा, ओपी उतना ही कम लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। कैसे, फिर समझ लो एक दूसरे एंगल से। कोई कोशिका फूली हुई है, ठीक है, कोशिका जब फूली हुई है तभी तो ट्रिगर प्रेशर लगेगा, समझ में। ट्रिगर प्रेशर कब लगेगा, जब कोशिका फूली हुई होगी। कोशिका फूली हुई मतलब जल ज्यादा है अंदर, जल ज्यादा पहले से ही है, तो जल अंदर आने का भी तो कम प्रयास करेगा, इसलिए ओपी क्या होगा, कम आने का प्रयास करेगा तो ओपी कम होगा। यानी ट्रिगर प्रेशर ओपी को हमेशा क्या करता है, कम। तो सूत्र समझ में आया, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यह सूत्र आप ध्यान रखिएगा। अब तीनों कोशिकाओं में इस सूत्र को हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखो कोशिका कैसी है, सफेद है, दिख रहा है आपको कोशिका कैसी है, सफेद। और यदि सफेद सेल है तो इसकी डीपीडी क्या होगी, परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं, सफेद सेल की डीपीडी बताओ, तो इसकी डीपीडी क्या होगी, ओपी माइनस टीपी। ट्रिगर प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, तो ओपी माइनस टीपी। और जब कोई कोशिका पूर्ण सफेद होती है तो उसका ओपी और टीपी क्या हो जाता है, बराबर। पूर्ण सफेद कोशिका में ओपी बराबर क्या हो जाता है, टीपी। यानी 10 ओपी है तो -10 ही क्या हो जाएगा, टीपी। सफेद कोशिका का ओपी और टीपी क्या हो जाता है, बराबर, क्योंकि ट्रिगर प्रेशर बढ़ता जाता है, और ट्रिगर प्रेशर जितना ज्यादा होगा ओपी उतना ही कम होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यदि कोई कोशिका पूर्ण सफेद है, पूर्ण सफेद सेल है, तो पूर्ण सफेद सेल में ओपी बराबर क्या होता है, टीपी। यानी 10 ओपी मान लो तो 10 ही क्या होगा, टीपी। तो इसलिए डीपीडी क्या हो जाएगा, ओपी माइनस टीपी होता है। तो 10 ओपी मान लिया, 10 टीपी मान लिया, तो बराबर क्या हो गया, 0। यानी इसका डीपीडी क्या हो गया, 0। सफेद कोशिका का डीपीडी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ओपी और टीपी क्या होते हैं इसके बराबर, और डीपीडी 0 हो गया। यानी जल की मांग क्या हो गई, 0। और जल की मांग 0 हो गई, इसका मतलब इसमें जल प्रवेश नहीं करेगा। तो फूली हुई कोशिका में जल आता है कि नहीं आता, नहीं आता। फूली हुई कोशिका में जल नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जल की मांग क्या है, 0। ये डीपीडी 0 क्यों हुई, क्योंकि ओपी बराबर क्या हो गया, टीपी। और टीपी, ओपी और टीपी बराबर हो गए, तो 10 घटा लो, 0 आ गया। तो ध्यान रखोगे, सफेद कोशिका की डीपीडी क्या होती है, 0। सलत कोशिका, सलत कोशिका एक सामान्य कोशिका
एक पिचकी हुई कोशिका जिसमें जल की मात्रा ज्यादा नहीं है। तो इसके डीपीडी यदि देखें, यदि कोशिका पिचकी हुई है, सलत का मतलब होता है पिचकी हुई, तो क्या पिचकी हुई कोशिका में ट्रिगर प्रेशर होगा, सफेद दाब होगा? नहीं। तो पिचकी हुई कोशिका का टीपी बराबर क्या हो गया? 0। और टीपी 0 हो गया तो डीपीडी बराबर क्या होगा? सूत्र आपको पता है, ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। टीपी आपने कितना ले लिया? 0। टीपी क्या? 0। तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा? डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा? ओपी, क्योंकि ट्रिगर प्रेशर तो 0 है। तो सलत कोशिका की डीपीडी कितनी होगी? ओपी के बराबर होगी। सलत कोशिका में डीपीडी बराबर ओपी। क्यों आया आपको पता चल गया? क्योंकि सलत कोशिका में ट्रिगर प्रेशर नहीं होता, तो सूत्र में यदि इसको 0 कर दें तो क्या होगा? डीपीडी बराबर ओपी। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका की यदि चर्चा करें, जिसमें जल ट्रिगर प्रेशर को देख लो, जल की बहुत कमी है, तो ट्रिगर प्रेशर 0 नहीं है, वो माइनस में है। सोचो, फूली हुई कोशिका ट्रिगर प्रेशर बहुत ज्यादा, पिचकी हुई कोशिका ट्रिगर प्रेशर नॉर्मल, और ये तो पिचकी हुई से भी गया गुजरा है और भी जल कम है। तो टीपी इसका क्या होगा? जीवद्रव्य कुंचित कोशिका का टीपी बराबर माइनस। टीपी किस में लेंगे? ऋणात्मक में। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका का ट्रिगर प्रेशर सफेद दाब ऋणात्मक होता है, अंदर की ओर होता है। तो डीपीडी बराबर सूत्र में यदि स्थापित करो आप, ओपी माइनस, सूत्र वाला माइनस आ गया, और टीपी भी किस में है? माइनस में। अब आगे यदि इसको रखें, डीपीडी बराबर ओपी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस टीपी। यानी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका की डीपीडी क्या होगी? ओपी प्लस टीपीडी, यानी ओपी के तो बराबर होगी, साथ में और कौन जुड़ जाएगा? टीपी भी जुड़ जाएगा। तो आप देखो, तीनों सफेद में डीपीडी 0 है, सलत में डीपीडी ओपी के बराबर है, और जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी ओपी और टीपी दोनों को जोड़ने के बराबर है। तो सबसे ज्यादा डीपीडी किसकी है? जीवद्रव्य कुंचित कोशिका की। सबसे कम सफेद कोशिका की, फिर सलत कोशिका की, फिर जीवद्रव्य कुंचित कोशिका की। और जल जाता कहां से कहां है? निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर। तो जल निम्न डीपीडी से इसमें जाएगा, फिर इससे इसकी ओर ही ज्यादा डीपीडी है तो यहां जाएगा। तो तीनों कोशिकाओं में आपको डीपीडी का सूत्र यदि स्थापित करना पड़े, सलत कोशिका, सफेद कोशिका और जीवद्रव्य कुंचित कोशिका का डीपीडी आपको निकालना आना चाहिए। सूत्र आपको पता ही है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, पता है आपको। सफेद कोशिका है तो टीपी उसका ओपी के बराबर होगा, ठीक है। सलत कोशिका है तो टीपी 0 होगा, और यदि जीवद्रव्य कुंचित कोशिका है तो टीपी ऋणात्मक होगा, ठीक है। और इन तीनों बातों से, तीनों की टीपी से आप इसकी डीपीडी निकाल सकते हो। तो आपको क्या पता चला? ये सफेद सेल थी, ये सलत सेल थी, और ये जीवद्रव्य कुंचित सेल थी ना। इसकी डीपीडी कितनी आई? 0। इसकी डीपीडी कितनी आई? ओपी के बराबर आई। और इसकी डीपीडी कितनी आई? ओपी प्लस टीपी के बराबर आई ना। तो इसकी डीपीडी सबसे कम, इससे ज्यादा इसकी होगी, और सबसे ज्यादा डीपीडी किसकी होगी? जीवद्रव्य कुंचित कोशिका की। जल कहां से कहां जाता है? निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर। तो जल सफेद से कहां जाएगा? सलत में, सलत से जीवद्रव्य कुंचित कोशिका। जो पहले हमने ओपी के आधार पर देखा था, वो अब आपने किसके आधार पर देख लिया? डीपीडी के आधार पर देख लिया। चाहे कोई सा भी दाब ले लो, जल के गमन को यदि आप स्थापित करोगे तो बात एक ही निकल कर आएगी कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। तो ये है डीपीडी।
और इसका सूत्र अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए डीपीडी है क्या। अब एक छोटा सा दाब और है, बिल्कुल छोटा सा, वो है चूषण दाब। चूषण दाब को शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। एसपी यानी सक्शन प्रेशर। सक्शन, सक करना यानी चूसना। सक्शन प्रेशर किसी तह के द्वारा या किसी कोशिका के द्वारा जल ग्रहण करने की क्षमता या जल को चूस लेने की क्षमता, उसका चूषण दाब या एसपी कहलाती है। किसी कोशिका द्वारा जल को ग्रहण करने की क्षमता या चूस लेने की क्षमता सक्शन प्रेशर या चूषण दाब कहलाती है, बस। और यह सक्शन प्रेशर बराबर किसके होता है? डीपीडी के बराबर होता है। हम चूषण दाब को कह सकते हैं, चूषण दाब को कह सकते हैं जल की मांग। जल की मांग, तो जल की मांग हमने अभी भी देखा था किसके बराबर होती है? डीपीडी के बराबर होती है। जितनी ज्यादा डीपीडी होगी उतनी ज्यादा जल की मांग होगी, अर्थात चूषण दाब उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो ये था चूषण दाब। तो आज हमने इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के दाब देखे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा प्रासरण दाब। सबसे पहले तो आज हमने क्या पढ़ा था? जीवद्रव्य कुंचन पढ़ा था। जीवद्रव्य कुंचन के पश्चात विकुंचन भी हमने पढ़ लिया। फिर दाब, भिन्न भिन्न प्रकार के दाब देखे, जिसमें प्रासरण दाब, विसरण दाब, सफित दाब, भीति दाब, डीपीडी, एसपी इत्यादि सारे पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप से मेरी ये उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे तरीके से, पूर्ण रूप से वीडियो को बार बार देखते हुए अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये पढ़ाई और ज़्यादा आगे बढ़े। अपने मित्रों को या जो भी आपको मिले जो कि पढ़ाई के योग्य हो, पढ़ता हो, उसको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और वीडियो को देखने के लिए बोलें। आप भी कमेंट कीजिए, आपको कैसा समझ में आ रहा है, समझ में कम आ रहा है तो उसके कारण क्या है, हमें क्या सुधार की और आवश्यकता है, इत्यादि सारी राय आपकी आमंत्रित है, सुझाव आमंत्रित है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।